हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज केमिस्ट्री में 4 लेसन पढ़ने वाले हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। अधिकांश गलती आप इसी भी चैप्टर में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कार्बन से बनी यौगिक, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसको कंसेप्ट क्लियर करना होता है। और तो और आपको मूलक के बारे में भी जानना होता है, जैसे कि अल्कोहल का मूलक, अम्लों का मूलक, ईथर के कैसे पहचान सकते हैं। ये सारी चीज होंगी आपकी इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। और तो और आपको बहुत ही मजेदार से आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि कार्बन के यौगिक क्या है। ठीक है, और ये अगर आपने समझ लिया तो आपके आगे की सारे क्लासेस में, जिससे आप इंटर में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपको बहुत ही आसानी से आगे का चैप्टर क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज हम लोग, जैसे टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है सहसंयोजक बंधन। इसमें हम लोग कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं वो कौन से बंधन बनाते हैं, जिससे कि सहसंयोजक बंधन ही बनाते हैं कार्बन, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सहसंयोजक बंधन के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन, जैसे आपको देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन ही बनता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आपको हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि मीथेन, एल्केन, एल्काइन जो होता है आपको इसी में मिल जाएगा ना, संतृप्त और असंतृप्त जो होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपको सब क्लियर हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का संरचना, उनकी बनावट, संतृप्त किसे कहेंगे, असंतृप्त किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम मास्टर हो जाओगे, एकदम इन तक बने रहना हमारे साथ। ठीक है, क्रियाशील मूलक में आपको बता देंगे कि अम्ल, एल्कोहल की पहचान कैसे करें। ओके, और फिर उनका हम यूपीएक नामकरण करना भी सीखेंगे कि कौन से यौगिक का कैसे नामकरण किया जाता है। ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको अगर पूरी तरह से समझना है तो लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और पूरी तरह वीडियो को अच्छे से देखिए। और लास्ट में जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग सहसंयोजक बंधन के बारे में जानते हैं। जैसा कि बाबू देखिए, कार्बनिक यौगिक जो आप पढ़ रहे हो ना, कार्बन और उसकी यौगिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो जो कार्बन होता है ना, वो सहसंयोजक बंधन ही निर्माण करता है। आयनिक और उप सहसंयोजन नहीं, सहसंयोजक करता है। सहसंयोजक का मतलब होता है साझेदारी करना, मतलब अष्टक से जितना कम होता है वो लोग क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, है ना, शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे मान लो आपको समझाते हैं, जैसे देखिए कार्बन के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो कार्बन का वो पता होगा C6 होता है ना। E6 क्या है, उसकी परमाणु संख्या है। आपने जो याद किया वो टेबल में, हाइड्रोजन का 1, लिथियम, हीलियम सब याद किए हैं ना। तो कार्बन का 6 होता है। कार्बन 6 का मतलब परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और जितनी परमाणु संख्या होती है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन में जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप रिलेशन पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसकी एक कक्षा होती है। देखिए, एक परमाणु की जो होती है कक्षाएं होती है ऐसे। ठीक है, एक कक्षाएं होती है। पहली कक्षा से बस दूसरी बड़ी होती है, तीसरी और बड़ी होती है, चौथी और बड़ी होती है, कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में सिर्फ एस रहता है ना, एक उपसेल होती है। कक्षा में भी कक्षक होते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी सी कक्षा है, इसके अंदर क्या होते हैं, खंड बने होते हैं, कक्षक कहते हैं। तो पहली कक्षा में सिर्फ एस होता है, इसको हम लोग 1s कहते हैं। दूसरी कक्षा में जो होते हैं एस और फिर दुगो होता है ना, एस भी होता है और पी भी होता है, जिसको हम 2s और 2p के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए। और तीसरी कक्षा में ना 3 खंड होता है, एस, पी और डी का। तो एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, इसीलिए इसको हम तीसरी कक्षा को 3s कहते हैं, 3p कहते हैं और क्या कहते हैं, 3d कहते हैं। उसी प्रकार से चौथी कक्षा में 4 खंड होते हैं ना, एस, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है, इसलिए चौथी को 4s कहते हैं, 4p कहते हैं, 4d और 4f कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कक्षा का पहचान हो गया। और आपको इतना भी पता होगा कि एस वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। पी वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। और डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। कम रख सकते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक, 10 तक। उसी प्रकार से एक में भी 14 रख सकते हैं ना, 1 2 3 4, कहाँ तक, 14 तक, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा होगा तो आगे की कक्षा में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम्पल की दृष्टि से, जैसे मान लीजिए कि किसी परमाणु का, लिथियम का कितने हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन, 3 है। तो 3 यानी उसका देखिए, उसके जो इसका घर होगा, उसकी कक्षाएं होंगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा होगा, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को रखा है पहली कक्षा में। एस है, सिर्फ एस है और कोई व्यक्ति नहीं है। पहली कक्षा में क्या है, एस है, जिसको हम लोग 1s कहते हैं। तो जब एस है और एस पे कितने रखना होता है, 2 रखना होता है, इसने 1s को 2 दे दिया। ऐसे है कितने, 3, 1s को दे दिया 2, तो उसके पास और एक बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अब तो इसमें जगह है ही नहीं, 1s को 2 ही देना था। अब एक जो बच गया उसके लिए दूसरी कक्षा में छलांग लगाएगा ना,
तो दूसरी में मिलेगा उसको 2s भी और 2p भी है, तो पहले 2s में जाएगा, इसकी ऊर्जा कम है 2s में जाएगा, तो 2s s को कितना देना होता है, 2 देना होता है कितना, एक ही है, तो ये क्या करेगा अगला नंबर 2s में 1 डाल देगा, है ना, और इसका 2p खाली रह गया। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपने सीख लिया होगा, हम तो बस एक रिवीजन करा रहे हैं। कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया है ना आपने, पिछले समय कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, इस पर भी हम आपको वीडियो बता देंगे अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता निकालना सब सिखा देंगे। ठीक है ना, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पिछले समय पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए C6 में आप ऐसे निकालो 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितना 6 की जरूरत है। तो आपको सोचो कि पहली कक्षा में S होता है एगो 1s, दूसरी में 2 लोग होते हैं S और P, दूसरी में होते हैं ना S और P, तो दूसरी का S और दूसरी का P 2 लोग होते हैं। तीसरी कक्षा में 3 लोग होते हैं S P D, तीसरी में 3 लोग होते हैं, हो सकता है तीसरी में जाएगा, तीसरी में क्या होते हैं 3s 3p और 3d। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है, इतना लंबा तो नहीं जा पाएगा ना, तीसरी कक्षा में नहीं जा पाएगा। 6 कहाँ तक खत्म हो, देखिए 6 में से पता है कि 1s को 2 देना है, इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक, मेरे पास 4 बच गया। उसके बाद दूसरी कक्षा में गए तो 2s भी मिला 2p भी मिला, s वाले को 2 देना होता है भाई 2 ही लेगा, तो मेरे पास 6 में से 4 तो बट गए, अब कितने बचे 2। p पर 6 तक रख सकते हैं लेकिन मेरे पास है कितने 2, तो p को कितना देंगे हम 2 दे देंगे, बाकी तो एक खाली रह गया, तो ये सब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाएगा 1s2 2s2 2p4। समझ गए, इसका अष्टक कैसे बनाएंगे, देखो वो अष्टक कैसे बनाते हैं, ये पहली कक्षा की घटना है, पहली कक्षा में कितने डाले हो 2, अलग लिख लो। ये दूसरी कक्षा की घटना है, दूसरी वाले में s में 2 डाले हो, उसके p में कितने डाले हो 2 डाले हो, टोटल मिला के 4। अब दूसरी की लिख लो 2,4। बाबू इसको अष्टक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको अष्टक कहते हैं। ठीक है ना, आपने क्या बनाया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया और इससे क्या बना दिया, इसका अष्टक बना दिया। अष्टक में क्या बोलेंगे कि भाई सारे लोग परमाणु जितने भी तत्व होते हैं, अच्छा हम लोग में कौन चाहता है कि हम काम करें, नहीं चाहता ना कोई, सब लोग क्या सोचता है कि ऐशो आराम करें, उसीलिए तो हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छा खासा जॉब मिल जाए और आराम ही आराम रहे ना, हालांकि आराम किसी में भी नहीं, जॉब नहीं है फिर भी। तो इन लोग एक तत्वों में जो भी होता है ना, एक ऐसी सोच बनी होती है, कॉन्सेप्ट बनी होती है कि हम लोग ना एक मतलब नोबल में चले जाए, नोबल का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था में चले जाए, है ना, हमारे लास्ट में 8 हो और हम किसी से भी क्रिया न करें। ये लोग चाहता है कि मेरे लास्ट में जो बचत हो रही है ना, जो वो 8 आ जाए, है ना। 8 तभी आता है जब इनकी कक्षा जो होती है पूरी पूरी भरी होती है ना, 6 2 8 हो जाता है ना। तो इन लोग का सॉरी जिनका लास्ट में 8 आता है ना, वो किसी से भी क्रिया नहीं करते। जैसे कि आप लोग टेबल में देखे होंगे वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं ना, हीलियम लिथियम ब्रोमीन, जो भी हीलियम नियोन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन, ये सब जो होते हैं अक्रिय गैस। तो लेकिन इस कार्बन के अष्टक से का 4 कम रह गया। ठीक है, अब इसकी संयोजकता निकालेंगे हम। संयोजकता निकालने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, आपके नियम होते हैं, तो आप नियम की चर्चा कर सकते हो, आप लोग पढ़ चुके भी होंगे कि नियम क्या होता है। अगर लास्ट में जो होता है 1 से लेकर 4 तक आ रहा है, मतलब लास्ट में जो है अंक कितना है 1 2 3 4, तो 4 तक आ रहा है अगर, तो उसकी संयोजकता जो की त्यों छोड़ दी जाती है। अगर 4 से अधिक आ रहा है 5 6 7 8, उसको अष्टक में से कम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 आया है वो 4 से अधिक है या कम है भाई, 4 तक, तो जो 1 2 3 4, अगर 4 तक संख्या रहती है ना, उसकी संयोजकता ज्यों की त्यों हो जाती है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 ही हो जाएगी। ठीक है, ये आपका रिवीजन करा रहे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा कि कार्बन आखिर कितना बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के लास्ट में आ रहा है 4 और उसको अष्टक लाना है। अगर वो चाहता है कि मेरे भी घर परिवार में 8 इलेक्ट्रॉन रहे लास्ट में, उसको और कितने इलेक्ट्रॉन घट रही है अष्टक होने में, तो लास्ट में 4 है, खुद का 4 है, अगर बाहर से भी 4 मिल जाए तो मेरे लास्ट में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर तो हम किसी तरह की क्रिया नहीं करेंगे, हम एकदम स्टेबल हो जाएंगे। तो कार्बन का दुख ये है कि वो अभिक्रिया करने के लिए बेचैन है, लेकिन वैसा अभिक्रिया करेगा जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको किसी से साझेदारी करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ेगा, तब तो उसको 4 मिलेगा। तो इसीलिए 4 का इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने के लिए सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है समझ में। तो ये क्या करता है, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। ठीक है, साझेदारी करते हैं उसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और ये कार्बन जो होता है साझेदारी ही कर सकता है, क्योंकि 4 कम है तो 4 किसी से लेना इतना आसान नहीं होता है, कोई मुफ्त में देकर नहीं चला जाएगा, मुफ्त में कोई नहीं देने वाला है। तो इसीलिए क्या करेगा, डील करेगा तो भाई तुम मेरा भी लो और अपना भी दो, है ना, अपना समझो मेरा समझो, ये साझेदारी होता है, शेयरिंग होता है आपस में।
तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सहसंयोजक के बारे में, इसके बंधन भी देखेंगे, प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, रेडी है सब लोग? तो निपटाते हैं इसको। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। चलिए, तो हम लोग सहसंयोजक के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है सहसंयोजक, फिर इसके प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, सहसंयोजक, सहसंयोजक आबंध जो होता है वो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से बनता है। ठीक है, शॉर्ट में लेते हैं, ये कैसा बंध है? तो जब दो परमाणु, ठीक है ना, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, इसको शेयरिंग भी कहते हैं, साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। सहसंयोजक आबंध कहते हैं। हो गया क्लियर? क्योंकि आपने कार्बन के बारे में देखा, उसको भाई 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन, जब उसको 8 चाहिए मतलब 8 होना चाहिए, 4 खुद का है, 4 किसी से लेना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शेयरिंग करना पड़ेगा। तो जब दो परमाणु ऐसे आपस में इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है? सहसंयोजक आबंध का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब प्रकार देख लेते हैं, इसके प्रकार देख लेते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। साझेदारी करने के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका एकल आबंध है, साझेदारी एकल आबंध, एकल आबंध, द्विआबंध और 3 आबंध। ठीक है, एकल आबंध। फिर दूसरा क्या है आपका? द्विआबंध, और तीसरा क्या है? त्रिआबंध। एकल आबंध, द्विआबंध और तीसरा क्या है? त्रिआबंध। अब इसमें कार्बन का ही शेयरिंग करना है, लेकिन जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो एकल आबंध का निर्माण होगा। ठीक है, कार्बन ही नहीं और भी बाकी लोग। और वैसा आबंध जिसमें वो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा उसको द्विआबंध कहते हैं। और जब दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे तो त्रिआबंध बनता है। जैसे देखते हैं, परिभाषा भी एक जैसा ही है ना। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे तो एकल आबंध। एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आप हाइड्रोजन के बारे में विचार करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखो तो सही, इसको जरूरत कितना है। तो हाइड्रोजन जब निकालेंगे, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो कक्षाएं का मॉडल बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s में जाएगा, और 1s में कितने डालते हैं? 2 डालते हैं, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 1 है, तो इसने कितना डाल दिया? 1 डाल दिया। तो मिला जुला के देखा जाए, इसकी पहली कक्षा भी अधूरी रह गई है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो पहली कक्षा क्या हो जाती? पूरी हो जाती। तो इसको कितनी की चाहत है? बस 1 इलेक्ट्रॉन की चाहत है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयरिंग हो जाए, कोई मुझे दे दे, तो मेरी पहली कक्षा का जो है ना 1s2 हो जाता ना। एक मेरा था, एक किसी से ले लेते, तो मेरी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते? 2 हो जाते हैं। मतलब पहली कक्षा कम से कम भर जाती ना, स्टेबल हम हो जाते हैं। अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी अस्तित्व में नहीं है, तो इसीलिए क्या करेगा भाई? अपने साथी, ऐसा साथी को ढूंढेगा जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके, और वो उसी से ही अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे। देखिए, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दूसरे पार्टनर के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का दुख हाइड्रोजन ही बुझ सकता है ना। तो हाइड्रोजन का दुख एक हाइड्रोजन ही बुझ सकता है, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा ये, देखिए ये होगा कि ये बोलेगा कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन मुझे अगर दे देते हो तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि 2 रहे मेरे पास, कम से कम मेरा 1s का 2 भर जाए। 1s2 का मतलब पहली कक्षा ही भर जाए। ठीक है, तो इसने इसको आपने ले लिया, तो ये अब बताओ, जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये तो भाई भाग नहीं सकता ना, तो बंधित हो गया, इसके साथ कनेक्टेड हो गया। जब ये कनेक्शन हो ही गया तो बोलेगा ठीक है, हम अधूरे कहाँ से, अपना भी तुम दे दो तो हम भी क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। तो ये ऐसे ये लोग कनेक्शन में हो गए है ना। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और तब से ये दोनों H एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, और इन दोनों क्या हो गए? आपस में बंधित हो गए। कितने बंध से? एकल आबंध से। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मेरा तुम्हारे पास है, एक एक का साझेदारी हो रहा है, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? एकल आबंध। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा बॉन्ड बन गया? तो एकल आबंध बन गया। ठीक है, कौन बन गया? एकल आबंध। और दोनों H एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? आपके H2 का निर्माण करेंगे। देखो ना, हाइड्रोजन गैस होता है H2 में ही स्टेबल होता है, सिर्फ H लिखना गलत होता है ना। H2 सही होता है, क्योंकि दोनों H ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके दोनों अस्थायित्व में स्टेबल बन गया है। ठीक है, और इसके पास भी
2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से H2 का निर्माण हुआ है। कौन सा बंध बना है यहाँ पे, एकल बंध बना, समझ में आ गया। चलो 2 बंध पे हम चर्चा करते हैं या एक और बता दें एकल बंध का। चलो एकल बंध एक और बताते हैं, जैसे देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, क्लोरीन के बारे में देखो। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 समझाती है ना, ठीक है। 17 के लिए देखिए सबसे बड़ी बात, 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कहाँ तक जाएगा आपको बताया ना। एक काम करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इजी तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए। पहली में S होता है 1s, दूसरी में 2 होता है तो लिख दो 2s2p, तीसरी में 3 होता है spd तो लिख लो तीसरी का 3s 3p और 3d। और आपको 17 भरना है, भर के देखो, आपको तरीका ही पता है। S वाले में 2 डालना है, P वाले में 6 डालना है, भरते जाओ। S दिख रहा है 2 डाल दो, S दिख रहा है 2 डाल दो, P दिख रहा है 6 डाल दो। 17 भरने हैं, कितने भर दिए, 2 2 4 6, 10 भर दिए, 7 और भरने। इसमें भी 2s दिख रहा है, 2 डाल दो, 12 हो गया। और यहाँ पे 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। लेकिन आपको भरने कितने, 17, इसलिए यहाँ पे कितना रखेंगे, 6 नहीं 5, ठीक है 5। तो इस 17 की कहानी थी कि 17 के जो इलेक्ट्रॉन था वो आपकी तीसरी कक्षा के पी तक ही जाकर रुक गए। अष्टक बनाने आता है, बना लो। पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना डाले हो, 2, उसको आगे लिखो, अलग लिखो। दूसरी कक्षा में S और P, दूसरी कक्षा का है ना, 2 हम लिखे, 2s 2p दूसरी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में टोटल कितने हैं, 2 यहाँ और 6 यहाँ, 8 हैं। तीसरी कक्षा को अलग रखो, तीसरी में A 2 है और P में 5 है, टोटल कितने हैं, 7 हैं। ये क्या, इसको लास्ट में 8 होना, इसका भी इच्छा थी कि मेरे भी लास्ट में कितना 8 आए, लेकिन उसको 8 आने में कितना कम है, 1 कम है। तो वो अफसोस कर रहा है कि काश कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे कि मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए और हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, है ना। तो इसका दुख समझेगा भाई क्लोरीन ही, क्योंकि क्लोरीन का दुख कौन समझता है, क्लोरीन ही समझता है। तो क्लोरीन का क्या कहानी देखो, लास्ट में जो 7 है वो लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लुईस रचना के अनुसार आपको ऐसे ही बॉन्ड बनाना होता है। तो इसको आपने 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दिया। दूसरे क्लोरीन को भी आप तरीके से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 है, इसके साथ पास भी 7 है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 7 है, हम एक की तलाश में हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई मुझे देने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। तो फ्री में तो कोई देने वाला आजकल है नहीं, है ना, बिना फायदे के लिए कोई थोड़ा सोचेगा। तो ये क्लोरीन क्या बोलेगा कि भाई ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और अपना अष्टक पूर्ण कर लो, लेकिन बदले में आपको भी मेरा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, होता है ना, जैसे कि अध्यापक लोग बाइक खरीदते हैं, है ना, तुम भी चलाओ हम भी चलाएंगे, ऐसा। तो ये लोग क्या किया ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे। तो बीच में कितने का अपने जो डील हुआ है ना, साझेदारी हुआ है, तो वो शेयरिंग कितने का हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का हुआ है। तो इसीलिए इनके बीच जो होगा ना, जो कनेक्शन हुआ है वो सिंगल बॉन्ड का हुआ, और ये क्लोरीन एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। अगर ये छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर वही अधूरा कहानी रह जाएगा, ठीक ना, छोड़ नहीं सकते। तो Cl के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एकल बॉन्ड, क्या बन गया, एकल बंध बन गया, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, Cl2 गैस। आप कभी देखे होगी Cl2 द्विपरमाणु अवस्था में रहता है। द्विपरमाणु का मतलब होता है 2 अणु में रहता है ना, 2 परमाणु में। ये आपका द्विपरमाणुक है, O2 भी आपका द्विपरमाणुक है और Cl2 भी द्विपरमाणुक है ना। तो ये आपका हो गया एकल बंध का निर्माण। उसी प्रकार से आप देखो तीसरा एग्जांपल देखो, H को 1 चाहिए था और Cl को भी कितना चाहिए था, H 1 चाहिए था। तो इन लोगों की साझेदारी कर सकता है, भाई मेरा 2 हो गया, ये बोलेगा लो भाई मेरा भी हो गया। तो ऐसे इतने सारे जो व्यक्ति जिस तत्व को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना, उन लोग एकल बंध का निर्माण करते हैं, बस फिक्स बात है। तो एकल बंध का निर्माण कौन करता है, तो ऐसे 2 परमाणु जो आपस में अष्टक पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, उनके बीच एकल बंध का निर्माण होता है। लिख लोगे, एकल बंध क्या होता है, ठीक है ना, 2 परमाणु आपस में एक एक आबंध का साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, वही क्या होता है, एकल आबंध होता है। तो आया आपको समझ में एकल आबंध, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको द्विआबंध के लिए भी करना है, बस उसमें क्या होगा कि जिनको 2 की जरूरत होगा वो 2 बेड का शेयरिंग करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, है ना, सल्फर हो जाएंगे, ऑक्सीजन के सारा फैमिली हो जाएंगे, ठीक है। तो आते हम द्विआबंध पे, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलो द्विआबंध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर त्रिआबंध पे भी आएंगे। देखो द्विआबंध में आपका क्या होगा, डबल डबल आपके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना होगा। तो एग्जांपल हम देखते हैं, आपके ऑक्सीजन पे आते हैं। देखो ऑक्सीजन के बारे में क्या कहानी है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 8 रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8। तो 8 उसे कक्षा में कहाँ का पोजीशन पर रहेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको बताया है कि पहली कक्षा के लिए 1s, S पहली रहता है, दूसरी के लिए 2 होते हैं, S और P।
तो दूसरी के लिए एस और दूसरी के लिए पी लिख लो। तीसरी के लिए 3 होते हैं, एस पी डी होते हैं ना, तीसरी के लिए एस पी डी होते हैं, लिख लो 3 का एस 3 का पी 3 का डी। लेकिन 8 ही भरने हैं तो इतना लंबा तो जाएगा नहीं मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, 8 भरने हैं। जहां भी 2 दिख रहा है, एस दिख रहा है, 2 डाल दो, एस वाले के पास 2 डाल दो और पी वाले में 6 डाल दो। देखो कितना हो गया, 2 2 4 और 10 हो गया। लेकिन आपके पास है कितने, 8 है, गलती हो गया। तो क्या करो, 2 यहाँ 2 यहाँ और यहाँ पर रख दो 4 और देखो 8 हो गया, क्या हो गया ना, 2 2 4 4 8। यानी क्या हानि यही तक रही, आगे नहीं बढ़ी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अष्टक कैसे बनाते हैं, तो पहली कक्षा वाले को अलग लिख लो कि पहली में हम 2 ही डाले हैं। दूसरी कक्षा का हिसाब अलग रखो, दूसरी वाले में एस में भी 2 डाले, पी में 4 डाले, मिला कितने हो गए, 6 हो गया। ये क्या, इसको लास्ट में 8 आने में कितना कम रह गया, 2 कम रह गया, है ना। तो अब इसकी तड़प क्या है, अब इसकी तड़प ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, मुझे 2 दे दे ताकि मेरा भी अष्टक भर जाए, लास्ट में 8 आ जाए, मेरी कक्षा खाली रह गई है और हम स्टेबल हो जाए, है ना। दुनिया में सब आराम से सोचते हैं। तो इसकी कहानी कौन पूछेगा बता, एक ऑक्सीजन की कहानी दूसरा ऑक्सीजन पूछेगा। ये बोलेगा कि बहन मेरे पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन कमी है, ये बोलेगा मेरे पास भी कम है, देखो ऐसे ऐसे करेंगे। तो आपस में दुखड़ा गाने से अच्छा है कि दोनों लोग बोलेंगे चलो भाई तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, हम तुम्हारा ले लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ होगा। इस ऑक्सीजन के पास 6 थे और इसने बगल वाले को भी हाथ मार लिया, देखो ऐसे। अब कितने हो गए इसके पास, 8 हो गया, खुद का 6 और बगल वाले के 2 ले लिए, कितने हो गए, 8, अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये भी तो भाई कम चलाक थोड़े, अब इस इलेक्ट्रॉन ले लियो तो ये अब कहीं जाएगी नहीं, अब तुम्हारे पास ही अब रह गई। तो अभी क्या बोलेगी, अच्छी तरह से बंद बना लेते हैं और क्या, हम भी तुम्हारा 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसने इसका 2 ले लिया, अब इसने इसका 2 ले लिया, ऐसे साझेदारी हुआ है। ध्यान रखना कि कैसे कनेक्शन किया गया है। तो आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक पुल बनता है ना, ये दोनों मिलके बनाएंगे, ये दोनों मिलके, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, O के बीच डबल बॉन्ड। इसी को कहते हैं हम लोग द्विबंध। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, द्विबंध। और ये आगे चल के क्या बना देंगे, O2 बनाएंगे ना, कनेक्शन हो जाएंगे, O2 बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये आगे चल के क्या बनाएंगे, आपके आगे चल के ये O2 बना लेंगे, ठीक है, O2 रूप में रह जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विआबंध, ठीक है। तो जिनके 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो क्या बनाएंगे, द्विआबंध का निर्माण करेंगे, ओके। अब हम त्रिआबंध के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। त्रिबंध क्या होता है, देखो त्रिबंध का मतलब होता है जो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता होगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 3 के लिए कौन कर सकता है, नाइट्रोजन कर सकता है। देखो कैसे, N7 होता है, अब पता होगा 1s2 2s2 और 2 पे कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो होगा 7 ना, 2 2 4 4 3 7। इसका अष्टक बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3 2 5। अब इसको लास्ट में 8 आने के लिए कितना जरूरत है बताओ, 3 जरूरत है ना। तो 3 जरूरत है, मतलब किसी से 3 लेगा देगा, 3 3 खेल खेलेगा तो कौन सा अबंध बनेगा, त्रिआबंध बनेगा, ठीक है ना। ऐसे बनेगा, देखो नाइट्रोजन के पास ऐसे बनेगा 1 2 3, दूसरा नाइट्रोजन भी आएगा क्योंकि इसका दुख वही बुझ सकता है, 1 2 3। तो ये इसके 3 अबंध ले लेगा, मेरे पास 5 थे तुम्हारा 3, कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये बोलेगा कि मेरे पास तुमने ले लिया तो अपना भी 2, यहाँ से ये भी हाथ मार लेगा, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो इसका भी 8 पूरा और इसका भी 8 पूरा। तो यहाँ से क्या बना देंगे ये दोनों, ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको बोलेंगे हम लोग N2। तो यहाँ पे कौन सा बंध बन गया, त्रिआबंध। कौन सा बंध है ये, आपका त्रिबंध है ना, कौन सा बंध है ये, त्रिबंध है, समझ आया। तो इस तरह से आपके जो कार्बन में जो अबंध के बारे में बात किया गया है वो सहसंयोजक बंधन, मतलब कि एकाबंध द्विआबंध तीनाबंध। और ये सब तो बस एग्जाम्पल समझाए हैं, बाकी हम लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना उसमें संतृप्त असंतृप्त आते हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड बनाता है कार्बन, हम लोग देखेंगे। कार्बन हाइड्रोजन एकलाबंध भी बनाते हैं, द्विआबंध भी बनाती है और त्रिआबंध भी। ये पहले से आपको परिचय हो गया कि हाँ ये सब होते क्या है। फिर आपको अपने टॉपिक में कार्बन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। इस सबको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हाइड्रोकार्बन पे आते हैं, ठीक ना। आगे बहुत ही क्लियर है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो आपको एक मॉडल दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते ना, छोड़ना मत इसको। एग्जाम से पहले तो बिल्कुल एक बार देख लेना कम से कम, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और थ्योरी में भी आने वाले हैं, ठीक है ना। संरचना बनाने को भी आ सकता है, इथेनॉल मिथेनॉल का संरचना बनाइए, नाम लिखिए, विवेक नाम लिखिए, तो उसमें दिक्कत होगा। चलिए तो बात करते हैं, हम हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहा गया,
चलो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हम एक शेड्यूल बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं कि हाइड्रोकार्बन की कहानी कहाँ से कहाँ तक है। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, नाम देखो हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, जिसमें क्या रहना चाहिए, कार्बन होना चाहिए और क्या रहना चाहिए, हाइड्रोजन रहना चाहिए। ठीक है, इन दोनों से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक ना, आप आगे की क्लास में जाओगे तो आपको ये इससे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कि हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक होते हैं, खुली श्रृंखला वाले, और हाइड्रोकार्बन रिंग वाले भी होते हैं, बेंजीन वाले जो होते हैं एरोमेटिक होते हैं। उस एलिफैटिक में आपको दो टाइप मिलेंगे, संतृप्त और असंतृप्त। लेकिन आपके बुक के हिसाब से हाइड्रोकार्बन के डायरेक्टली प्रकार दिया है कि संतृप्त होते हैं और क्या होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं। ठीक है, एक कैसे होते हैं आपके, असंतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त के अंतर्गत क्या आता है, तो एल्केन आता है। क्या आता है, एल्केन। एल्केन के नाम बहुत लोग सुने होंगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये याद करने में दिक्कत होता होगा तो नहीं होगा, बताते हैं कैसे। आप पढ़ रहे हो हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें कार्बन होगा और क्या रहेगा, हाइड्रोजन, कार्बन और क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, जब कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तो दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, देखो बताते हैं। रिलेशन का मतलब है कार्बन और H में क्या संबंध रहेगा, कार्बन कितना रहेगा और H कितना रहेगा, है ना। आखिर एल्केन जो है, एल्केन किसको कहेंगे, तो उसी को कहेंगे जिसमें कार्बन N हो और हाइड्रोजन 2n+2 हो। अर्थात अगर कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन इसके दुगना हो, 2n का मतलब डबल, n का 2n मतलब n है तो ये 2n है, मतलब डबल, दुगना, और दुगना से भी 2 अधिक हो, एक्स्ट्रा हो। अगर ये कार्बन मतलब एग्जैक्टली सोचो, अगर ये कार्बन 3 है तो H कितना हो, उसका दुगना हो, दुगना यानी कि 6 हो, 6 से भी 2 अधिक हो यानी कि 8 हो। अगर C3 है तो H कितना हो, 8 हो, है ना। ऐसे अगर रिश्ते में जुड़े हुए अगर H और C दिखाई दे दिए तो समझिएगा वो एल्केन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से देखो, n का मान रखते चले जाओ, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे ना रखते रहो, 10 तक रखो। तो कार्बन में 1 रखो मान, तो H कितना हो जाएगा, n का मान 1 रखी हो तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 2 गुना 1 है ना, n का वैल्यू कितना रखी हो, 1, n क्या है, संख्या है, तो H में कितना 2 गुने 1 और +2 भी करना है, तो जोड़ो क्या बन जाएगा, C, एक छुपा हुआ है C का C, H कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 2 कितना होता है 4। देखो पहला बन गया CH4, क्या बन गया CH4, और इसको कहते हैं, इसका नाम क्या होता है बताओ, नामकरण करना सिखा देंगे बाद में, ठीक है ना, पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं, चलो नामकरण बाद में सिखा देंगे। चलो ये क्या बन गया आपका CH4। उसी प्रकार से कार्बन 2 रखो तो H कितना हो जाएगा बताओ, ऐसे भी याद रखना, दुगना से 2 अधिक करना, 2 है तो दुगुना 4, 4 से भी 2 अधिक 6, ऐसे सोच सकते हो। फिर भी कैसे कर लो मैथ की तरह, कार्बन अगर 2 है तो H कितना रहेगा, इसका मान 2 रख दिए होते, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, 2 और 2 से गुना, तो 2 पहले से है और n का मान भी कितना रख दिए, 2 रख दिए, और +2 भी करना है, तो कितना बन गया देखो C2, H कितना हो गया, 2 के 4, 4 2 6, H कितना हो गया 6। ये आपका सारे एल्केन बन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कार्बन 3 है तो H कितना हो जाएगा, तो 3 2 गुने 3, 2 गुने 3 +2, मतलब कि C3 तो H 8 हो जाएगा। आप और आगे बना सकते हो इसके आधार पर। ठीक है, नामकरण भी करना सिखाएंगे, इससे पहले फॉर्मूला बना दो सिखा दे। ठीक है, नामकरण पे भी आएंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब देखो ये आपके होते हैं 2 प्रकार के असंतृप्त, कौन कौन, एक होता है आपका एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन। एक एल्कीन और एक क्या होता है, एल्काइन। एल्कीन वही होता है जिसमें कार्बन n हो तो हाइड्रोजन क्या हो, 2n हो, कार्बन n हो तो हाइड्रोजन क्या हो, 2n हो, 2n अर्थात डबल। अगर ये 2 हो तो ये कितना हो, उसका दुगुना हो यानी कि 4 हो। अगर ये 3 रहेगा तो ये कितना रहेगा, मात्र 3 दूनी 6। अगर H आपका 3 है तो ये कितना रहेगा, 6। तो समझना ये एल्कीन है, क्योंकि ये n है तो ये जस्ट इसका क्या है, 2n यानी डबल है। समझ में आ रही है। तो एल्कीन क्या होते हैं, कार्बन और H का, ये है तो हाइड्रोकार्बन ही है, कार्बन हाइड्रोजन से बना यौगिक ही है, लेकिन इसमें कार्बन से हाइड्रोजन क्या है, दुगुना है। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6।
कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 5 का दुगुना 10। तो ऐसे अगर यौगिक मिल जा रहे हैं कहीं भी कभी भी तो आपको समझना है वो क्या है, एल्कीन है। एल्काइन के बारे में देखते हैं। एल्काइन किसको कहेंगे, इसमें कार्बन से हाइड्रोजन दुगुना होता है लेकिन दुगुना से 2 कम होता है, इसको एल्काइन कहते हैं। ठीक है ना। एल्केन किसे कहेंगे, कार्बन से H दुगुना हो, दुगुना से भी 2 अधिक हो, उसको एल्केन कहेंगे। CnH2n+2 सूत्र हो जाएगा ना, दुगुना करना है, कार्बन से H दुगुना होता है, दुगुना से भी 2 ज्यादा। और एल्किन क्या होता है, नाम भी छोटा सा है ना, एल्किन मतलब फॉर्मूला भी छोटा रहेगा। Cn कार्बन अगर N है तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, दुगुना यानी कि 2n, यानी कि CnH2n। और एल्काइन क्या होते हैं, तो कार्बन से H को करना दुगुना और दुगुना से भी कर देना 2 कम, CnH2n-2। चलो भाई यौगिक बना के देखते हैं, यौगिक बनाते हैं। यौगिक का मतलब इसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। देखो एल्कीन पे कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें भी आप n का मान रख लो, 1 2, इसमें 1 नहीं रख सकते ना, 1 रखेंगे तो CH2 2 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 6 इत्यादि। अब देखो, अब आप कार्बन का मान n रख के देखो, यानी कि 2 रख के देखो तो H कितना हो जाएगा। तो देखो ये अब 2 रखा तो यहाँ भी 2 पहले से था और यहाँ भी 2 रखा, यानी कि 2 दूनी के 4, यहाँ 2 गुने 2 कर लो, है ना। 2 और 2 यहाँ पे था, n का मान कितना रख दी, 2 रख दी ना, तो क्या बन गया बताओ, C2H4 बन गया। हो गया आपका पहले से, C2H4 क्या है आपका, एल्कीन है। कार्बन 3 रख दिया तो H कितना हो गया, 2 गुना 3 मतलब C3 तो H6, है ना। इससे अच्छा आप समझ लो, दुगुना जस्ट करना है तो कार्बन 2 तो ये 4 रहेगा, कार्बन 3 तो ये 6 रहेगा, आगे कार्बन 4 तो ये 8 रहेगा, अगर 5 तो ये 10 रहेगा। ये सब क्या हो गया, आपके एल्कीन हो गए। नाम का बहुत ईजी है, वो भी बताएंगे। ओके ओके, रुक जाइए। अभी एल्काइन देखिए, एल्काइन को बनाइए, यहाँ पे n का मान भी रख लीजिए, n का मान 2 शुरू होगा, 2 3 4 5 ऐसे 10 तक। ठीक है, मान रखो। कार्बन 2 रखोगे तो H कितना हो जाएगा बताओ, H इसका हो जाएगा 2n यानी दुगुना, है ना। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, 2 दूनी के 4, है ना, दुगुना हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया, दुगुना। अब दुगुना से भी 2 कम कर देना है, दुगुना से भी 2 कम तो क्या हो जाएगा बताओ, C2H2 हुआ कि नहीं, इसका पहला सदस्य हो गया C2H2। अब आप देखना अभी हाइड्रोकार्बन तो ये भी है भाई, हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन कार्बन, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन 2 है तो H भी 2 है, ये तो दुगुना तो हुआ नहीं, बल्कि इसका दुगुना 4 होना चाहिए था ना, दुगुना से भी 2 कम है, यानी कि एल्काइन का सदस्य है। और यहाँ जस्ट दुगुना है, अगर कार्बन 2 है तो H कितना है, 4 है। और यहाँ देखो क्या हालचाल चल रहा है, अगर ये कार्बन 2 है इसका दुगुना से भी 2 ज्यादा है, यानी एल्कीन है। ठीक है ना, ऐसा सोचना है। इसके बाद C3 रहेगा तो H कितना रहेगा बताओ, सोचो, 3 दूनी 6, दुगुना करो, दुगुना से भी 2 कम करोगे, 3 दूनी 6, 6 से 2 कम करो कितना हो जाएगा, 4। अगर C4 रहेगा तो H, C4 है तो H, तो दुगुना से 2 कम करना, अगर ये 4 है तो ये होना चाहिए 8, लेकिन 8 से भी 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के सारे यौगिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके हो गया, कट रहा था ना, अभी कट रहा। चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल तैयार हो गए। अब हम आते हैं इसकी नामकरण कैसे करना होता है उस पर आते हैं, क्योंकि इसमें केसली मूलक के बाद उसका नामकरण ही करना है। इसमें आपको नामकरण बता देंगे, अंतर करना बता देंगे और आबंध के बारे में भी बता देंगे, संरचना कैसे बनाते हैं वो भी बता देंगे। ठीक है ना, संरचना कैसे बनाते हैं देखो, अभी आपको परिचय हो गया, आपको उसको ऐसे ही नोट कर लेना है। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लो, फिर हम उसके अंतर भी करेंगे, संतृप्त असंतृप्त में। पहले समझे तो इसको अच्छे से। चलिए अब देखो उसका नामकरण कैसे करना होता है, एल्केन के बारे में देखते हैं, बात करते हैं। आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पहचान करने के लिए आएगा, तो आपको पहचान कर लेना है, उसके लिए पहले आप आकर देखो। चलो आपके लिए टेस्ट लेते हैं, पहचान करना। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है C4H8, ये संतृप्त है कि असंतृप्त है बताना है। तो संतृप्त वही होता है जो दुगुना से 2 ज्यादा, एल्केन के सूत्र पे होता है वो संतृप्त होता है, जो एल्कीन एल्काइन के सूत्र पे होता है वो असंतृप्त होता है। आप मिला के देखो कि अगर ये एल है तो H जस्ट इसका दुगुना है कि नहीं है ना, यानी ए एल्कीन है, और एल्कीन आपका क्या होता है, असंतृप्त होता है, तो ये टिक लगा लोगे, असंतृप्त है, मिलान कर नहीं पाएगा तो मिलान कर देना। उसी प्रकार से C3 रहे तो और H कितना है आपका 4 है। इस फॉर्मूला को देखो, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन में कैसा संबंध है, तो अगर ये N है ये दुगुना यानी कि 6, इसका दुगुना कितना होता है, 6, दुगुना से भी 2 कम है, यानी कि ये एल्काइन का सदस्य है। किसका सदस्य है, एल्काइन का सदस्य है।
और ये एल्काइन क्या होता है, तो असंतृप्त होता है। एल्काइन क्या होता है, असंतृप्त होता है। उसी प्रकार से C2H6, इसके बारे में सोचो, ये संतृप्त है कि असंतृप्त। तो आप देख रहे हो कि कार्बन और H में रिश्ता क्या है। कार्बन अगर 2 है तो H इसका दुगुना यानी कि 4, दुगुना से भी 2 अधिक है भाई, दुगुना से भी, सब चीज दुगुना से 2 पर चल रहा है। दुगुना से 2 अधिक है, दुगुना से 2 कम है, दुगुना है। तो जो दुगुना से 2 अधिक होते हैं ना, उसको एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। और एल्केन क्या होता है आपका, संतृप्त होता है। एल्केन क्या होता है, तो संतृप्त होता है। इसको संतृप्त लगा देना। तो एग्जाम में आपका ये 100% लिख के ले लो, इससे प्रश्न आने ही आने वाले हैं। फिर देख कर आप बताओगे कि हाँ हाँ आया था कि नहीं आया था। संतृप्त असंतृप्त से प्रश्न आते हैं, ठीक ना, हर बार आते हैं, हर साल आते हैं, इसको कोई छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट कर लेना है कि जो आपके दुगुना से 2 ज्यादा वाले प्रश्न होगा, जैसे मान लो C4 तो H कितना हो जाएगा 10, खुद सोचो। C5 है तो H कितना हो जाएगा 5 10 2 12। ये सारे जो क्या है आपके एल्केन है, यानी दुगुना 10, 10 से भी 2 12। C3 है, दुगुना 3 6 6 8, ये आपका क्या है, संतृप्त है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये आपका C3 है तो H को 6, ये आपका एल्किन हो गया दुगुना। C4 है तो H 8, C5 है तो H 10, ये सब क्या है, दुगुना चल रहा है, नहीं एल्किन है। या C5 है तो H 8 कर लो, मतलब कि इसका दुगुना 10, 10 से भी 2 कम, ये एल्काइन है। तो जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे दुगुना या दुगुना से कम दिखाई दे रहे होंगे, वो संतृप्त होते हैं। और जो दुगुना करके 2 ज्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। ठीक है, ये आपको पहचानने के लिए हो गया। चलो अब और आते हैं, हम नामकरण पे आते हैं, फिर बताएंगे आपको एकल अवयव संरचना बताना सिखाएंगे। ठीक है, चलो देखो, नामकरण के लिए सबसे पहले आपको कार्बन की जो है ना अवस्था देखो। कार्बन की संख्या, और यहाँ लिखो उसका पैतृक नाम, ठीक ना, कार्बन की संख्या और यहाँ लिखो पैतृक नाम। देखो कार्बन की संख्या आपको देख रहे हो ना, कार्बन संख्या 2 3 ऐसे रखते जा रहे हैं। तो कार्बन की संख्या अगर n बराबर 1 रख दिया जाए, 1 बराबर कार्बन की, मतलब जो नीचे में 1 रख दिया किसी में, तो कार्बन की संख्या अगर n बराबर 1 रख दिया जाए, और यहाँ हम देखते हैं उदाहरण, और क्या उदाहरण किसका लिख रहे हैं, किसी को दे सकते हैं। तो कार्बन की संख्या 1 रहेगा, तो उसको पैतृक नाम क्या रहेगा बताओ, मिथ रहेगा। क्या रहेगा, मिथ। ये आपको घोर के पीछे ना रख लेना है बस, क्योंकि तभी याद होगा। और अगर कार्बन की संख्या 2 रहती है ना, n बराबर 2, तो अब जैसे मान लो C2 है, H6 है, तो यहाँ देखो कार्बन की संख्या 2 से है, तो इसका नाम की शुरुआत किससे करें, क्या नाम कहें इसको, इससे सोचना है। तो कार्बन संख्या अगर 2 रहेगी तो इसको हम इत से शुरू करेंगे। कार्बन संख्या अगर 3 रहेगी तो प्रोप से शुरू करना है। और कार्बन की संख्या अगर 4 रहेगी तो ब्यूट से शुरू करना है। कार्बन संख्या 5 रहेगी तो पेन से शुरू करना है, ठीक ना। उसी प्रकार से कार्बन की संख्या 6 रहेगी तो हेक्स कहना है। क्या करना है, हेक्स। और कार्बन की संख्या अगर 7 रहेगी तो क्या करना है, हेप्ट करना है। कार्बन संख्या 8 रहेगी तो क्या करना है, ऑप्ट करना है, ऑप्ट। और इसको कहना है नॉन। और n बराबर 10 रहता है तो क्या बोलेंगे इसको हम, डेका बोलेंगे, डेक बोलेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन का कुछ पैतृक नाम हो गया, जो कि आपको घोर के पी जाना है। कार्बन 1 को मिथ, कार्बन 2 को ईथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट। तब आप उदाहरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उदाहरण। देखो क्या उदाहरण कर सकते हो, जैसे मान लो आपको किसी का नामकरण करना है, जैसे मान लो आपको सामने प्रश्न दे दिए C2H6 का नाम बताओ, तो उस समय आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है, तभी नामकरण हो सकता है। तो आप रिश्ता देखो कि अरे ये 2 है और H कितना है, 2 का दुगुना 4 होता है, तो दुगुना से भी 2 अधिक है, मतलब ये पक्का एल्केन है। क्या है आपका, ये एल्केन है। एल्केन क्या है, ये एल्केन है। आपने जोड़ लिया एल्केन है। क्या है ये आपका, एल्केन है। आप लिख लो एल्केन है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, एल्केन तो इसका जात का पता चल गया, लेकिन नाम क्या होगा। तो देखो कार्बन 2 है, जो भी कार्बन नंबर 2 होता है उसको ईथ से शुरू करना होता है। क्या, ईथ से। तो आप लिख लो ईथ है। क्या हो जाएगा, ईथ। और ये किस फार्मूले से बनाया गया है, तो ये दुगुना से 2 ज्यादा यानी कि एल्केन के फार्मूले से बनाया गया है। एल्केन प्रजाति क्या है, तो एल्केन का जो लास्ट का n आ रहा है ना, एल्केन ऐड कर दो, n ऐड कर दो, अब पढ़ो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। बन गया नामकरण। क्या नाम आ गया इसका, इथेन। उसी प्रकार से आप फिर सोचो, अगर C3 है, H दुगुना से 6 6 2 8 कर दिए, आप पकड़ लो कि किस फार्मूला पर दिया है, दुगुना से तो ज्यादा नहीं, एल्केन का फार्मूला है, और एल्केन वाले में लास्ट में n ऐड करना पड़ेगा। एल्केन का फार्मूला होगा तो n लगाना पड़ेगा। कार्बन 3 का पैतृक क्या बनेगा, प्रोप। शुरुआती में क्या लगाना है, प्रोप लगाना है, और ये एल्केन के फार्मूला से है तो n लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, प्रो। अब प में a लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन।
उसी प्रकार से C4 रहेगा और H 10 रहेगा। तो देखो 4 दूनी 8, दुगना करते तो 8 होता है, लेकिन दुगना से भी तो ज़्यादा है, एल्केन है ना। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। ब्यूट में लगा दो N, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप एल्केन का सब नाम कर लोगे, मुझे पता है। एल्केन के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा, जैसे मान लो C3 और H6, अब मिलाओ, C3 है तो H कितना है, 6, मतलब जस्ट डबल का केस है। डबल का मतलब अगर एक 3 है तो ये 6 है, और जो डबल होता है ना वो आपका एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन। तो पैतृक नाम कार्बन से मिल जाएगा और लास्ट में क्या लगाना है, वो यहाँ से मिल जाएगा ना। तो ये एल्कीन का सदस्य है तो लास्ट में इन लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा इन। तो कार्बन 3 से क्या बनता है, कार्बन 3 से बनता है प्रोप। लिखो भाई प्रोप। लेकिन ये है किस फॉर्मूला पे, डबल है ना, CnH2n के फॉर्मूला पे, यानी कि एल्कीन के फॉर्मूले पे है। एल्कीन का भाई कुछ तो लगाओ, उसका संबंध कौन जात का है। एल्कीन जात का लगाओ, इन लगा दो। एल्कीन का क्या लगा दो, इन। हमने लगा दिया इन, क्या बन गया बताओ, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है ना, मजेदार है कि नहीं है। और उसी पास से जोड़ लो, C4 है तो H कितना रहेगा, इसका जस्ट दुगुना। C4 है तो H कितना रहेगा, 8। तो C4 क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट में चूंकि ये इन है तो क्या लगाना पड़ेगा, इन। क्या हो जाएगा बताओ, ब्यूटीन। क्या बन गया, ये ब्यूटीन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये ब्यूटीन। क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से C5 तो H कितना होगा, 10। क्या बन जाएगा, पेंट है। पेंट में क्या लगा दो, इन। ये आपका हो गया पेंटिन। एल्काइल को भी देखते हैं एग्जाम्पल। चलो, यहाँ पे C4 है तो H कितना रहना चाहिए, 6। चलो, ये आपके 4 है तो इसको 8 होना चाहिए था, 8 भी नहीं है, 2 ज़्यादा भी नहीं है, 8 से भी 2 कम है, यानी कि एल्काइन है। आइन है, एल्काइन। डाइन और डाइन, डाइन भी उसमें खा कर सब कम कर देती है, डाइन नहीं खा गई, बस ये 2 हाइड्रोजन खा गया, एल्काइन है। C4H 6 है ना, दुगना से 2 कम। नाम कैसे करेंगे भाई, ये तो एल्काइन है, एल्काइन है। क्या है ये, एल्काइन, आइन, एल्काइन। कार्बन 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो लिख लो भाई ब्यूट। तो ब्यूट में क्या ऐड करेंगे, दुगना से 2 ज्यादा होता तो एन लगाते हैं, दुगना होता तो इन लगाते, लेकिन तो दुगना से 2 कम है, एल्काइन है तो आइन लगा दो। क्या लगा दो, आइन, ब्यूटाइन। आइन है, आइन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन नाम हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से आप इसको बताना, इसका आप लोग कमेंट में बताना। C5H8 क्या नाम होगा, C5H8 दुगना से 2 कम है ना, बता सकते हो ना। C5H8, C5 का मतलब पेंट, और ये दुगना से 2 कम है तो आइन लगाना, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हम लोग ने सीख लिया नामकरण करने के लिए। अब इसका हम संरचना बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक है, संरचना बना देंगे, संरचना बनाएंगे संतृप्त और असंतृप्त में, फिर उसको अंतर भी करेंगे, तब आएंगे आगे। ठीक ना, संरचना बनाते हैं क्योंकि संरचना आपके बहुत अच्छे से आती है। इसको इसके रूल ले लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको याद करना चाहिए। घोर के पी जाओ, रट जाओ, ये याद रहेगा तो ये आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। फिर एल्केन, एल्केन, एल्काइन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एल्केन में दुगना से 2 ज्यादा करना है, एल्केन में दुगना, और एल्काइन में दुगना से 2 कम। ठीक ना, चलो तो अब आते हैं इसके हम संरचना पे। संरचना मतलब इसका सबका बनावट कैसे होता है, तो इस बारे में बताते हैं। ठीक है, चलो अब बनाते हैं इसकी संरचना, किसकी, हाइड्रोकार्बन की संरचना बनाते हैं। फिर हम लोग अंतर भी बता देंगे। ठीक है, अंतर कैसे करते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन की संरचना पे आते हैं। हो गया हाइड्रोकार्बन की संरचना। जब संरचना बनाएंगे तो उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, एकल आबंध जो एल्केन के फॉर्मूला पे होगा ना, एल्केन के फॉर्मूला पे जो भी होगा वो एकल आबंध से जुड़े होते हैं। कार्बन किससे जुड़े होते हैं, कार्बन, कार्बन के बीच में क्या होता है, एकल आबंध होता है। कार्बन बीच में क्या रहता है, एकल आबंध रहता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एकल आबंध बोलते हैं। जो एल्कीन के फार्मूला पे होगा ना, दुगना से 2 ज्यादा, उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, द्विआबंध होता है। द्विआबंध मतलब द्विबंध लिख देते हैं। और जो एल्काइन के फार्मूला पे होगा ना, उसमें क्या रहेगा, त्रिबंध रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिबंध। चलिए, अब संरचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि C2H6 की संरचना बनाइए, कैसे बनेगा संरचना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये एल्केन का सदस्य है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कार्बन 2 है तो H कितना है, उसका दुगना 4, 4 से भी 2 अधिक है, मतलब ये एल्केन का सदस्य है ना। और एल्केन वाला जो इसका नाम तो बता ही दोगे, कार्बन 2 से ईथ बनेगा और एल्केन है तो एन लगा दो, यानी इथेन हो जाएगा। जब ये एल्केन का सदस्य है तो एल्केन वाले के बीच जो भी कार्बन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बंध होता है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, कार्बन कौन है, दुग है, दुग कार्बन लिख लिया। और आपको पता है कि एल्केन वाले जो होते हैं सिंगल बंध से जुड़े होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ये वो सिंगल बंध रहेगा। आपने इतना करने के बाद बस कुछ नहीं करना है, इतना आपको सोचना है कि एक कार्बन जो होते हैं अपने आसपास जो होते हैं 4 बॉन्ड ही बनाते हैं। 4 बॉन्ड समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पता है ना कि अष्टक पूरा होने में 4 ही कम था, तो ये अपने आसपास जो है 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5वां बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, ये गलत होता है। ये कार्बन जो होता है ना 3 बनाएगा ना 5 बनाएगा, जब भी बॉन्ड बनाएगा वो 4 ही बंध बनाएगा। तो एक कार्बन ने तो पहले एक बॉन्ड बना चुका है, अब बंध और कितना बनाएगा, बस 3 ही बनाएगा, मतलब कि आपको 1 2 3 करके छोड़ देना है। इस वाले कार्बन ने पहले ही एक बंध बना चुका है, क्योंकि एल्केन वाला है तो सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही। तो अब एक दूसरा बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ और चौथा बॉन्ड यहाँ। इतना करने के बाद जो भी आपको डंटी बाहर दिखाई दे रही है उसमें H लगा देना, सब में क्या लगा देना, H लगा देना। ये आपका बन गया C2 और H6। गिन के देख लो, C2 है और H को है 3 इधर 3 इधर 6 हो गया संरचना, बहुत ईजी है। एक और बार दिखाते हैं, देखो मान लो C4 और H बनाना है 10 का, पता ना ये ब्यूटेन है, तो पहले पकड़ो कि एक संतुलित है कि असंतुलित, मतलब ये एल्केन के फॉर्मूला पे होगा तो संतुलित कहलाएगा, तो एल्केन के फॉर्मूला पे है। तो और एल्केन वाले क्या होते हैं, सभी कार्बन जो होते हैं ना आपस में एकल बंध बनाते हैं। कितने कार्बन है, 4, लिख लो 1 2 3 4, और सभी कार्बन क्या बनाते हैं, एकल बंध का निर्माण करते हैं, हर जगह एकल बंध रहेगा। तो जब ये इतना सारा आप बना लिया तो इसी वाले कार्बन को भी 4 हिस्से मिलने चाहिए, एक बना लिया तो दूसरा तीसरा चौथा, इसने 1 और 2 बना लिया है ना, तो तीसरा यहाँ बनेगा चौथा यहाँ बनेगा। इसने भी 1 और 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो ये तीसरा यहाँ चौथा यहाँ, इसने 1 बॉन्ड बनाया सिर्फ, तो ये और ये बाकी जो बचा है आप आंख बंद कर लो, ऐसे ही अंदाजे पे बस H लगा दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका बन गया C4 H10 की संरचना, ठीक है ना, इतना ही करना है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से ये एल्केन का आप सभी ऐसे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपके एल्केन का देखो, एल्केन का सूत्र में देखो क्या है, C4H8, ये एल्केन है ना, क्योंकि एल्केन क्या होता है, अगर कार्बन H है N है तो H क्या होता है, जस्ट दुगना होता है, यही आपका एल्केन होता है। और एल्केन वाले में आपका एक जगह ना हर कार्बन ही, बस एक कार्बन के बीच में क्या रहता है, द्विबंध रहता ही है। तो बस आप एल्केन के लिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन खींच दो, और 2 कार्बन कहीं भी आप बीच में डबल बंध जरूर लगाना, ठीक है ना। एल्केन वाले में क्या, द्विबंध जरूर लगाना, कहीं भी, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ कहीं भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको द्विबंध लगाना ही है। एल्केन वाले में क्या था, हर जगह आपको सिंगल बंध लगाना है ना, लेकिन एल्केन वाले में 4 कार्बन लिख लो और क्या कर दो, द्विबंध लगा दो, फिर वही कर दो भाई, इसके सिंगल बॉन्ड होंगे इसके सिंगल बॉन्ड हो गया, बाकी कुछ 4 का हिस्सा दे दो कि एक ने बना लिया 2 3 4, इसको 4 बॉन्ड हो गया, इसका कितना हो गया, देखो 1 इधर से और 2 आगे से, टोटल 3 बॉन्ड बन गया ना, 1 पीछे से और 2 आगे से बनाया है, इससे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो एक ही हिस्सा दो, चौथा बॉन्ड। इसके देखो 1 2 3 इसके बन गया, एक ही हिस्सा दो, चौथा बॉन्ड। और इस वाले क्या होगा, एक ने इधर से बनाया है तो दूसरा यहाँ से बनाएगा, तीसरा इधर से, चौथा इधर से, और बाकी में क्या लगाना है, H लगाना है, लगा दो H। और गिन के देखो क्या हाइड्रोजन 8 गो हुआ कि नहीं हुआ, 3 गो इधर 3 गो इधर और 2 यहाँ, हो गया C4H की संरचना, है ना। बहुत ही इजीली बना सकते हो। जैसे C3H6 देख लो, ये भी आपका एल्कीन है, डबल है तो एल्कीन है, और एल्कीन वाले में क्या होता है, बीच में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड देना ही है। तो बस कार्बन 3 लिख लो, 1 2 3 लिख लिए, और कहीं भी क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, इसमें लो यही लगा दिए डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जब आपने डबल बॉन्ड लगा लिया यहाँ पे, तो इसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, 2 ही मिलना चाहिए ना, 2 बॉन्ड बना चुका है, तीसरा यहाँ चौथा यहाँ, ठीक है। इसने 2 यहाँ से बना लिया, पहले से आगे सिंगल बॉन्ड यहाँ से रहेगा, तो 2 और 1 3 हो गया, बाहर से क्या रहेगा, चौथा बॉन्ड। इस वाले ने पीछे से एक बॉन्ड बना लिया, तो एक कार्बन के बस 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड तभी होंगे जो हम 3 देंगे बाहर से, तब ना 4 हुआ, एक पहले से था 1 2 3 4, बाकी में क्या लगा देना है आपको, H लगा देना है, देखो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया C3 और H6 हो गया। उसी बात से आप एल्काइन के बारे में बना सकते हो। एल्काइन का तो क्या होता है, एल्काइन में होता है जैसे मान लो C3 तो H4 होता है ना, क्योंकि ये दुगना करके 2 कम किया हुआ है, इसका दुगना कितना होता है 6 होता है, देखिए 6 से भी 2 कम कर दिया, ये ना होता है ClH2 तो 3 का C का दुगना कितना होता है 6 होता है, लेकिन 6 से भी 2 कम है, यानी ये एल्काइन का सदस्य है,
नाम ही पता है प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका संरचना कैसे बनाना है। सबसे पहले तो कार्बन है कितने, 3, तो लिख लो 1 2 3 लिख लिए। ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 लिख लो। और पता है ना कि जो एल्काइन होते हैं बीच में कहीं ना कहीं एक जगह, बस एक जगह ट्रिपल आबंध जरूर बनाएगा। तो एक जगह बना लिए ट्रिपल आबंध, कहीं भी लगा यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब एक जगह ट्रिपल हुआ तो आप बाकी सब क्या बनाएगा, सिंगल ही बनाएगा। अब देखो इस वाले कार्बन के बारे में सोचो कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए और इसने 3 और पहले से ही बना रखा है, तो ये यहाँ से एक बॉन्ड लगा दो, चौथा बॉन्ड हो गया। इस बॉन्ड के बारे में सोचो, इसने पीछे से 3 बॉन्ड बना रखा है और आगे से एक बॉन्ड बना रखा है, 4 बॉन्ड तो क्लियर हो गया। तो कुछ मत करो, इस बॉन्ड में देखो एक ने इधर से जोड़ रखा है, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, बस 4 ही रहने चाहिए। बाकी जो डंटी निकला है बाहर उसमें H लगा दो। कितने H लगाया आपने, 4 लगाया, हुआ तो H4। C कितने थे, 3, और H कितने थे, 4। ऐसे संरचना बनाए जाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स की, एल्केन एल्कीन एल्काइन की। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो आपके एल्केन वाले जो सिंगल आबंध बनते हैं ना उसमें बोलते हैं सिग्मा बंध। ठीक है ना, जो सिंगल एक आबंध बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड बनाते हैं ना तो उसमें एक पाई का हिस्सा होता है। आप क्या बोलोगे, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और बाकी जो होते हैं क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं, बाकी सिग्मा बंद होते हैं। 3 आबंध में क्या होता है, 2 पाई होता है। इसमें आप लोग पढ़ना हो तो ठीक है, 2 पाई बंद होता है, बाकी सब क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। ठीक है ना, बाकी सब क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। 2 पाई का हिस्सा, जैसे मान लो यहाँ पे सिग्मा गिना हुआ तो आपको समझना है त्रिबंध में 2 पाई तो रहेगा ही, 2 पाई रहेगा, अगर आएगा तो सिग्मा बॉन्ड गिनने तो 2 पाई यहाँ से फिक्स हो गया। बाकी सारे जितने बॉन्ड है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सिंगल बॉन्ड में देख लो एक को आपको सिग्मा, सिर्फ सिग्मा ही सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 को सिग्मा ही दिखाई देगा, क्योंकि एकल आबंध में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं। जहाँ द्विबंध जिसमें बंध रहा है ना, इसमें द्विबंध एगो खाली पाई का हिस्सा होता है, इसमें बस एगो पाई लिख दो, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सिग्मा बंध हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एकल आबंध वाले क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। जहाँ 2 दिख रहा होगा वहाँ पे एगो पाई का हिस्सा है, एगो बाकी सब सिग्मा। ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपको अंतर आप बताते हैं, अंतर कैसे लिखना है। एक तरफ मान लो संतृप्त बनाओ, एक तरफ असंतृप्त बनाओ। तो सबसे पहले आपको अंतर लिखना है कि संतृप्त जो होते हैं वो एल्केन के सूत्र पे बनते हैं और जो असंतृप्त होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन दोनों के सूत्र पे बनते हैं। लिख लोगे। दूसरा अंतर लिखना है कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, दूसरा अंतर हो जाएगा। और उसका अंतर क्या लिखोगे, इसका एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। आप अंतर लिखने के लिए लिखवा रहे ना, आप लिख लेना ऐसे ही। ठीक है ना, अंतर लिख लेना। तीसरा अंतर क्या लिखोगे बताओ, तीसरा लिखोगे कि जो एल्केन होते हैं ना ये एकल आबंध से जुड़े होते हैं और जो एल्काइन होते हैं वे द्विआबंध और त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, ऐसे अंतर करना होता है। और लिख सकती हो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिग्मा बंध बनता है और असंतृप्त में लिखना कि इसमें सिग्मा और पाई दोनों बनता है। समझ में आ रही है, तो ऐसे आप अंतर लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में आता है आपको, इसको स्किप मत करना, इसे बहुत सारा घर पे प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अंतर भी आपको लिख लेना है, हम बता दिए कैसे अंतर लिखना है। ठीक है, क्योंकि संतृप्त असंतृप्त में अंतर बार बार आता है। जैसे मान लो एक तरफ संतृप्त है और एक तरफ क्या है, असंतृप्त है। आप लोग फ्रेश नोट्स बना लेना, हम बता रहे शॉर्ट में। पहले लिखना कि ये एल्केन के फॉर्मूले बनते हैं, किस पे, एल्केन पर, संतृप्त पे। इसमें क्या आता है, इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आता है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2 और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है ना, ये जो होता है एकल आबंध से जुड़ा होता है, किससे, एकल, पता है ना, एल्केन वाले सब क्या बनाए थे, एकल आबंध। और ये जो होते हैं एकल आबंध और द्विआबंध और त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, चौथा लिखना, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या बनता है, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनता है। ये 4 अंतर बहुत मायने रखते हैं। ठीक है ना, ऐसे अंतर लिख लेना। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया सबको क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो। आगे क्रियाशील मूलक में आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में जानकारी, एक लिस्ट बनानी है, बस लिस्ट बनाने के बाद आपको युग्म नामकरण करने तो आता ही। ठीक है ना, चलो तो एक लिस्ट बनाते हैं हम आपको क्रियाशील मूलक के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्रियाशील मूलक आना आए तो हो ही नहीं सकता।
10th बोर्ड में क्रियाशील मूलक का आना बनता ही बनता है, और सिग्मा पाई भी आता है, और संतृप्त असंतृप्त भी आता है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। चलो क्रियाशील मूलक के बारे में एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। क्रियाशील मूलक ये आपको पहचान करता है कौन एल्कोहल है कौन फिनॉल है, ठीक है। तो क्रियाशील मूलक में हम एक लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले यौगिक का नाम यहाँ लिखेंगे, यौगिक का नाम, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे उसका मूलक, क्या उसका मूलक है, और उसका यहाँ पे हम देंगे उदाहरण। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब क्या लगाते हैं उसमें, अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न कहते हैं। और फिर यहाँ पे लिखेंगे उसका उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। एक ही बार में सारे मूलक को निपटा लेते हैं, उसका यूपी के नाम सब चीज। चलो यौगिक का नाम हम पहले लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो मूलक होता है वो आपको डैश OH लगा रहता है, क्या लगाता है, डैश OH, ठीक है ना। क्रियाशील मूलक को हम लोग R कहते हैं। R में का सूत्र होता है CnH2n+1, ठीक है। CnH2n+1, जैसे आप वहाँ से दुगुना से दो दुगुना करके जोड़ रहे थे ना, दो यहाँ पे एक जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कार्बन अगर 2 है तो H कितना होना चाहिए, इसको जस्ट दुगुना, 4 में 1 लगा दो, हो जाएगा 5, यानी कि C2H5 आपका क्या हो जाएगा, क्रियाशील मूलक हो जाएगा, ठीक है ना। आपका मेन हो जाएगा R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मूलक होता है इसका R-OH होता है, मतलब कि ऐसे यौगिक जो दुगुना से ज़्यादा हो उसमें OH लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। इसमें अनुलग्न में क्या लगाना होता है, लास्ट में ऑल लगाना होता है, क्या लगाना होता है, ऑल। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर आपका C2H5 में OH लगा हुआ है, नाम क्या होगा, देखो C2H5 में OH लगा, नाम क्या होगा, आपको पता है ना। कार्बन 2 वालों को क्या कहते हैं, कार्बन 2 वालों को बोलते हैं मेथ से, बोलते हैं ना, मेथ से। तो मेथ से आपको इसका जो पैतृक बनेगा मीथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मीथेन। मीथेन में आपको OH क्या कहता है, OH कहता है, अल्कोहल कहता है कि मेरे में ऑल लगा हुआ, तो मीथेन में क्या लगा दो आप, ऑल लगा दो, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, तो मिथेनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, क्या बन जाएगा, इसका नाम मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही बन सकता है, सॉरी इथेनॉल हो जाएगा ना, कार्बन 2 है इथेनॉल हो जाएगा, इथेन में इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा। ऐसे क्रियाशील मूलक की पहचान की जाती है। उसी प्रकार से आर का मान देखो यहाँ पे ले लेते हैं। आर कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, देखो आर का मतलब है CnH2n+1, दुगुना से एक ज्यादा करना है। जिसे मान लो n का मान रखते चलो, 1 2 3 4 5 ऐसे रखते चलो। तो यहाँ पे अगर देखो कार्बन का मान अगर 1 रखोगे तो H कितना हो जाएगा, तो इसका दुगुना और एक ज्यादा यानी कि 3 मिला जुला क्या बन गया, CH3। तो CH3 का नाम होता है आपका, पैतृक नाम तो मिथ नहीं कहेंगे, तो इसको हम मिथाइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मिथाइल भी कहते हैं। वरना आपको उपयुक्त नाम करना है तो मिथ खाली कहेंगे, मीथेन में और लगा देंगे तो मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से कार्बन 2 रखो, तो कार्बन 2 रखोगे तो H कितना हो जाएगा, दुगुना से एक ज्यादा, यानी कि इसका क्या करना है, 2n करना है। अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ रखो, 2 दूनी के 4 में एक ज्यादा जोड़ दो, तो C2L क्या हो जाएगा, H5 हो जाएगा, ठीक है ना। दुगुना से एक ज्यादा, इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइल, क्योंकि कार्बन ए को क्या कहते हैं, इथाइल। उसी प्रकार से C3 तो H कितना रहेगा, दुगुना से एक ज्यादा, यानी कि 6 7 S7, ये आपको हो जाएगा प्रोपाइल। ऐसे ही आप नामकरण इसे कर सकते हो, यानी आर के ये मान है, ठीक है ना। ये सारे क्या है आपके आर के मान है, आर के मान और भी हो सकते हैं 10 तक। तो इसी में अगर इसी में आपको यहाँ पे लिख देंगे C3H7 OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि ये कार्बन 3 बताता है प्रोप के लिए और OH बताता है ऑल लगाने के लिए, प्रोपेनॉल हो जाएगा। दूसरा आपका नाम हो जाएगा एल्कोहल, हो गया ना, ठीक है, एल्कोहल हो गया। तो दूसरा आपका जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, क्या होता है दूसरा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये अम्ल का पहचान क्या है, देखो R-COOH, इसमें क्या लगाना होता है, ओइक एसिड, क्या लगाना होता है, ओइक अम्ल जोड़ना होता है, ओइक अम्ल जोड़ना होता है। अब R की जगह जैसे मान लो हम रख रहे हैं C2H5COOH, R का मान क्या है, C2H5, R क्या होता है, जो आपके दुगुना से एक ज्यादा होते हैं ना उसको R बोलते हैं। तो कार्बन 2 है तो H कितना होना चाहिए, 4 से एक ज्यादा 5 होना चाहिए, और इसमें अम्ल का चिन्ह लगा हुआ है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम टोटल कार्बन गिनती है कितना, तो देखो 2 यहाँ पर भी कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है, मिला जुला कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने हैं, 3 कार्बन से क्या बनता है बताओ, प्रोपेन बनता है कि नहीं, है ना, बनता है ना, 3 कार्बन का जो पैतृक प्रोपेन कहलाता है। और इसमें बोल रहा है कि जब COOH है ना उसमें क्या जोड़ते हैं, लास्ट में ओइक लगाते हैं, ओइक अम्ल,
तो प्रोपेन में लगा दो ओइक अम्ल, क्या लगा दो ओइक अम्ल। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक, क्या हो जाएगा आपका इसका नाम, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा ना, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार से देखो तीसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरा मूलक क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो गया है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ईथर भी है शायद आपका ना, ईथर और कीटोन भी है, चौथा क्या है आपका कीटोन। देखो ईथर में क्या ध्यान देना है, इसमें आर जो होते हैं ना दो होते हैं, आर कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, इधर भी आर और इधर भी आर, और इसमें क्या लगाना होता है, इसमें लगाना होता है एल्कोक्सी इथेन, एल्केन लगाना होता है, एल्केन एल्कोक्सी एल्केन। घबराने की बात नहीं है, एल्कोक्सी एल्केन क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि आर की जगह पे हम रख दिए C2H5 और ये बीच में O, और इस आर की जगह पर रख दिए हम CH3, क्योंकि आर तो आपके इसी फॉर्मूले बनाए गए होते हैं दुगुना से एक ज्यादा करके। तो इसका मान लो C2H5 और बीच में O और यहाँ पे CH3, यहाँ पे इथर है, देखना कि अगर बीच में O है और दोनों तरफ R समूह है, मतलब क्रियाशील मूलक है, ये इथर है। तो इसको कैसे पढ़ना होता है, देखो एल्कोक्सी एल्केन के रूप पढ़ना होता है, अर्थात जो छोटा कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, दो कार्बन, ये छोटा कार्बन है, तो छोटा कार्बन में लगा देना ऑक्सी, ये कार्बन एक को मिथ बोलते हैं ना, मिथ में ऑक्सी, मिथॉक्सी हो जाएगा, और मिथॉक्सी है एल्कोक्सी, तो छोटा वाला कार्बन क्या है, मिथ है, तो इसको बोलना आप मिथॉक्सी, क्या बोलना आप मिथॉक्सी। ठीक है, और एल्केन का मतलब क्या है, जो बड़ा कार्बन है ना उसको एल्केन रूप में पढ़ो, एल्केन का मतलब कार्बन दो से बनेगा ईथ यानी कि इथेन, तो ये आपका हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। समझ में आया, जैसे कि मान लो कि ये C2H5 यहाँ है और यहाँ पे C3H7 है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि दोनों तरफ में छोटा कार्बन कौन सा है, तो छोटा आपका ये कार्बन है और इसको ईथ से बोलना होता है, तो ईथ में ऑक्सी लगा इथॉक्सी, क्या हो जाएगा आपका ईथ में ऑक्सी और इथॉक्सी, और ये बड़ा कार्बन सॉरी हाँ छोटा कार्बन, और जो बड़ा कार्बन होगा ना उसको एल्केन ग्रुप में बोलो, तो C3 का मतलब प्रोप होता है, तो एल्केन ग्रुप में बोलोगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ईथर का नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अब रहा बात कीटोन का, किसका रहा, कीटोन का। तो कीटोन के लिए क्या होता है, देखो कीटोन के लिए होता है R रहेगा, CO रहेगा और R रहेगा, इसमें भी वही रहता है, बस पहले से कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, CO रहता है, और इसका जो नामकरण करते हैं ना उसमें नोन लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसके नामकरण में, नोन लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, नोन, R-CO-R, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कीटोन कहते हैं, कीटोन कहते हैं, और इसके नाम में क्या लगाते हैं, नोन। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि R का मान हम रख दिए CH3, क्या रख दिए हम CH3 CO, और इधर भी क्या रख दिए CH3। तो सबसे पहले कार्बन काउंट कर लो कितने कार्बन है, देख लो कि यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ पर तीसरा कार्बन, टोटल मिलाकर 3 कार्बन, और 3 कार्बन से बनता है आपका प्रोपेन, क्या बनता है प्रोपेन, और ये कीटोन है तो लास्ट में क्या लगाना होगा, नोन लगाना होगा, नोन, तो मिला जुला क्या बन गया प्रोपेनोन, क्या बन गया प्रोपेनोन, और यही इसका कीटोन का पहला सदस्य होता है प्रोपेनोन, क्योंकि R का मान छोटा से छोटा क्या होता है CH3, यहाँ भी छोटा छोटा क्या होता है CH3 ही होता है, जब हमने यहाँ भी छोटा मान रखा, यहाँ भी छोटा मान रखा, छोटा मिलाया 3 कार्बन बन गया, क्योंकि पहले से कार्बन मौजूद होता है, यहाँ से हुआ प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और चूंकि ये है क्या कीटोन है क्योंकि बीच में CO लगा हुआ है तो लगा दो नोन, क्या बन जाएगा प्रोपेनोन। तो इस प्रकार से क्रियाशील मूलक का हमने नामकरण भी बता दिया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी बहुत टाइम हो गया ना, तो